मिला टाइम्स में खुश आमदीद। इसराइल और उसके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्त झटका लगा है। हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी गई है। ख़तरनाक तरीन हथियार को इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। लेकिन इसराइल और उसके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को यह झटका इसराइल की सुप्रीम कोर्ट से नहीं लगा है, बल्कि नीदरलैंड की सुप्रीम कोर्ट से लगा है। लेकिन इसका भी इसराइल पर बहुत बड़ा असर होगा और इसराइल के लिए अब ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। और कैसे इसका इसराइल पर असर पड़ेगा, ज़रा उसको समझिए। इसराइल गज़ा पट्टी पर बमबारी के लिए, गज़ा पट्टी में एयर स्ट्राइक करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए जिस फाइटर प्लेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है वह है F-35। F-35 अमेरिका बनाता है, लेकिन इसका गोदाम नीदरलैंड में मौजूद है। और F-35 अमेरिका का बहुत ही अहम फाइटर प्लेन है। ख़ास और अहम तरीन देशों को ही अमेरिका ने F-35 दे रखा है, जिसमें इसराइल शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, सऊदी अरबिया और कतर, जो डिफेंस एग्रीमेंट के नाम पर करोड़ों डॉलर हर साल अमेरिका को देते हैं। उन्हें भी अमेरिका ने F-35 नहीं दे रखा है। हाँ, कतर में और सऊदी अरबिया में अमेरिका का जो फौजी अड्डा मौजूद है वहाँ F-35 ज़रूर खड़ा हुआ है, लेकिन उस F-35 का इस्तेमाल इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। न ही कतर और सऊदी अरबिया की आर्मी उसको इस्तेमाल कर सकती है। सिर्फ अमेरिकी आर्मी ही उन जहाज़ों का इस्तेमाल कर सकती है। अरे जो ख़तरनाक हथियार है F-35, इसका सबसे बड़ा गोदाम नीदरलैंड में पाया जाता है और वहीं से तमाम पार्ट और पुर्जे इजराइल को भेजे जाते हैं, इजराइल को सप्लाई की जाती है। और पिछले 2 सालों से इसके खिलाफ लगातार नीदरलैंड की आवाम प्रोटेस्ट कर रही है, तहरीक चला रही है। नीदरलैंड की आवाम ने अपनी सरकार पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया और कहा नीदरलैंड को इजराइल से तमाम रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। नीदरलैंड को इजराइल को F-35 का पार्ट और पुर्जा नहीं देना चाहिए। लेकिन नीदरलैंड की आवाम ने तमाम मुतालबात को मुस्तरद कर दिया, आवाम के प्रोटेस्ट को सीरियस नहीं लिया। उसके बाद नीदरलैंड की 3 बड़ी बड़ी तंजीमों ने वहाँ की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहां मुकदमा दायर किया नीदरलैंड की सरकार के खिलाफ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई के दौरान हथियारों की तरसील पर, पार्ट पुर्जा को वहां भेजे जाने पर नहीं रोका, इस पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने नीदरलैंड की सरकार को नोटिस इशू किया और जवाब तलब किया कि यहाँ की सरकार क्यों इसराइल को पार्ट पुर्जा दे रही है, यहाँ की सरकार का इस पूरे मामले में क्या ताल्लुक है और क्या इन हथियारों का इस्तेमाल गज़ा पट्टी में जेनोसाइड के लिए हो रहा है, क्या इसके ज़रिए बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसराइल इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहा है। उसके बाद वहाँ की हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब सबमिट किया गया कि ये फ़ॉरेन पॉलिसी का मामला है और अदालत को इसमें दखल देने का कुछ भी हक़ नहीं है। अदालत को चाहिए कि इस मामले में ना पड़े। ये इसराइल का मामला है, नीदरलैंड का मामला है और दोनों ममालिक अपना मामला तय कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के एक्टिविस्ट ने, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, बल्कि उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, पूरी फाइल तैयार की और इसराइल ने गज़ा पट्टी में जिस तरह जेनोसाइड क्या है, जिस तरह कत्ले आम क्या है, अब तक 62,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, पूरा गज़ा पट्टी तबाह बर्बाद हो चुका है, 21,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे इस कत्ल में शरीक हैं, मासूम बच्चों को इसराइल ने शहीद किया है। तो पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया वहाँ की NGOs ने, वहाँ की तंजीमों ने और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मजबूती के साथ इस मुकदमे को पेश किया। और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि नीदरलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी है। नीदरलैंड की हुकूमत को कहा कि अगले 6 हफ्ते तक, नीदरलैंड की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नीदरलैंड से इसराइल को किसी भी हथियार का कोई भी पार्ट पुर्जा नहीं भेजा जाएगा, नहीं F-35 के जो पार्ट पुर्जे हालैंड में मौजूद है, नीदरलैंड में मौजूद है, वहाँ से कुछ भेजा जाएगा। साथ ही 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अगले 6 हफ्ते में नीदरलैंड की हुकूमत को, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। अब समझिए कि नीदरलैंड इसमें अहम क्यों है, क्योंकि F-35 का गोदाम सिर्फ दुनिया में 3 जगह पाया जाता है और जो सबसे बड़ा अमेरिका ने गोदाम बना रखा है, जो कारखाना और इसकी फैक्ट्री बना रखी है, वो नीदरलैंड में पाई जाती है और नीदरलैंड से ही इजराइल को तमाम पार्ट और पुर्जे रवाना किए जाते हैं। तो अब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी है। वहाँ के एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम
میکانزم کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی مانگ کی ہے کہ دائمی اور پرماننٹ پابندی لگنی چاہیے۔ ابھی تو وقتی طور پر پابندی لگی ہے۔ نیدرلینڈ کی سرکار اگلے 6 ہفتے میں سپریم کورٹ میں جواب داخل کرے گی۔ نیدرلینڈ یورپ کے ان ملکوں میں شامل ہے جس نے شروع سے اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ نیدرلینڈ کی حکومت نے اسرائیل کے کچھ منسٹرز پر اپنے یہاں آنے پر پابندی بھی لگا دی ہے، اور اس وقت غزہ پٹی کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف اگر دنیا کے کسی خطے سے، کسی علاقے سے سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھ رہی ہے تو وہ یورپ کا ہی علاقہ ہے۔ یورپ کے دیشوں نے ہی اسرائیل کو بسایا، اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کیا، لیکن آج یورپ کے دیش میں ہی سب سے زیادہ فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف مومنٹ چل رہا ہے، تحریکیں چل رہی ہے۔ ابھی دنیا کا سب سے بڑا قافلہ جس کو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کہا گیا وہ غزہ پٹی گیا، بھلے ہی اس قافلہ کو اسرائیل نے غزہ پٹی نہیں جانے دیا، اسے روک دیا، اور 500 سے زیادہ ایکٹیوسٹ کو اس نے گرفتار کر لیا ہے، 46 سے زیادہ بوٹ اور کشتیوں کو اس نے سیز کر لیا، تو اس میں زیادہ تر شہری اور ایکٹیوسٹ یورپ کے مختلف دیشوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں اکثریت نن مسلم کی تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی۔ ایک پاکستانی کے جائزہ کے مطابق جو قافلہ گیا اس میں صرف 40% مسلمان تھے اور 60% نن مسلم تھے۔ تو یورپ کے دیش لگاتار فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اور نیدرلینڈ بھی ان ملکوں میں شامل ہے۔ اور اب تک یورپ کے جن ملکوں نے اسرائیل کے خلاف سب سے مضبوط موقف استعمال کیا ہے اس میں اسپین شامل ہے۔ اسپین نے باضابطہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر رکھا ہے۔ اسپین نے اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کے تمام معاہدے کو کینسل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپین نے اسرائیل کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے، اور نہ تو اب اسرائیل اسپین کے ایئر اسپیس کا استعمال کر سکتا ہے، نہ اس کی بحری گزرگاہوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ آئرلینڈ بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو غزہ پٹی میں ہو رہے جینوسائیڈ کے خلاف لگاتار آواز اٹھا رہا ہے، اور وہ اسرائیل کو انٹرنیشنل لا کا وائلیشن کرنے والا بتاتا ہے۔ سلوینیا بھی یورپ کے ان ملکوں میں شامل ہے جو لگاتار فلسطینیوں کے رائٹ اور حقوق کی بات کرتا ہے، اور غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کی اس نے کئی مرتبہ سختی سے مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ سلوانیہ ہی واحد وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے یورپین یونین میں یہ ڈیمانڈ رکھی، یہ پروپوزل رکھا کہ یورپین یونین کو اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کی ڈیل کو کینسل کر دینا چاہیے، اور یورپین یونین کے کینسل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر یورپین یونین کے کسی بھی دیش سے اسرائیل کو ایک بھی ہتھیار نہیں جا پائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یورپین یونین نے اس پروپوزل کو سیریس نہیں لیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ ناروے بھی ان ملکوں میں شامل ہے یورپ کے جو لگاتار فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے اور اسرائیل کی جنگی جارحیت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ بیلجیم بھی یورپ کے ان ملکوں میں شامل ہے جس نے غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے کئی معاہدوں کو ختم کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بھی پروپوزل ہے کہ یورپین یونین کو اسرائیل کے ساتھ اپنے معاہدے پر غور کرنا چاہیے، اس کو سسپینڈ کر دینا چاہیے۔ یورپین یونین کا بھی پچھلے دنوں ایک موقف سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ یورپین یونین کا اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ ہے، جو ایگریمنٹ ہے، جس میں بزنس ہے، ہتھیار ہے یا دوسرے معاہدے شامل ہے، تو ان میں سے کچھ کو سسپینڈ کر دینا چاہیے، کچھ کو رد کر دینا چاہیے، لیکن ابھی تک یورپین یونین کے تمام دیشوں کی اس پر کوئی حتمی رائے سامنے نہیں آئی ہے۔ یورپین یونین کے نقشہ کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، 27 ممالک اس میں شامل ہیں، اور اس کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں اب انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز کر لیا ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیل جو جنوسائیڈ کر رہا ہے اس کے خلاف مضبوطی سے ان دیشوں نے آواز اٹھائی ہے، اور اس میں سب سے بڑا نام ہے فرانس کا، اٹلی کا، اسپین کا، اس کے علاوہ البانیا ہے، بوسنیا ہے، بلغاریہ ہے، چیکو سلواکیہ ہے، سائپرس ہے، چیکو سلواک ریپبلک ہے، ہنگری، مالٹا، پولینڈ، رومانیہ، سلوواکیہ، سلووینیا، سویڈن، یوگوسلاویہ، تو اس جیسے 20-22 ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین کو یونائٹڈ نیشن میں ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف یہ ممالک کا مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر جب 1 اکتوبر کی رات میں اسرائیل نے حملہ کیا، روک دیا، تو سب سے پہلے احتجاج کا سلسلہ یورپ کے ان دیشوں میں ہی شروع ہوا۔ ہنگری میں، اٹلی میں، مالٹا میں، سائپرس میں، یونان میں، فرانس میں، جرمنی میں، اور اس طرح کے متعدد ممالک میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ انہوں نے
ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, अपनी सरकार से मांग करना शुरू कर दिया कि वो इजराइल पर दबाव बनाए कि वो इस काफिला को ना रोके, गजा पट्टी तक पहुंचने दे। और अब जब इजराइल ने रोक लिया है, तमाम लोगों को डिटेन कर लिया है, तो इजराइल से मुतालबा किया जा रहा है और इन ममालिक के शहरी अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इजराइल पर दबाव बनाए तमाम शहरियों की बहिफाजत वापसी के लिए, उनकी रिहाई के लिए। तो नीदरलैंड की मैं बात कर रहा था कि नीदरलैंड की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत अहम है, वहाँ की सरकार को भी झटका लगा है और F-35 के जो पार्ट पुर्जे इसराइल को जा रहे थे उसके जाने पर अब पाबंदी लगेगी। यह भी मुमकिन है, बाज़ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अमेरिका का दो और भी गोदाम मौजूद है, वहाँ से अमेरिका इजराइल को इसकी सप्लाई करेगा। लेकिन इसका एक सिस्टम है, एक रूट बना हुआ होता है, हर एक का अलग अलग ज़ाब्ता और तरीक़ा होता है। इसलिए अगर अमेरिका किसी दूसरे कारखाने से, किसी दूसरी फैक्ट्री से इसराइल को अगर F-35 के पार्ट और पुर्जे रवाना करेगा तो उसके लिए अच्छा खासा वक्त लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, आसान नहीं होगा कि इतना जल्दी अमेरिका अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर दे। इसलिए ये अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका है और इसराइल के लिए भी बड़ा झटका है। इस वीडियो में एक और ख़बर जान लीजिए, और ख़बर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर को जो गज़ा के लिए प्रपोजल जारी किया था, 20 फार्मूला पर मुश्तमिल, 20 पॉइंट पर मुश्तमिल, और कहा गया था कि हमास के लिए सिर्फ 72 घंटे का वक्त है। हमास की तरफ से आज ये बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए, इतने कम वक्त में हम इस पर फैसला नहीं कर सकते हैं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने संडे तक का टाइम दिया है, इतवार तक का टाइम दिया है और कहा है कि इतवार को हमास को फैसला कर लेना होगा। उसने कहा फैसला क्या है, उसके बाद हमास के पास वक्त और टाइम नहीं होगा। इस वीडियो में एक और ख़बर जान लीजिए, और ख़बर यह है कि अमेरिका ने लेबनान को $23 करोड़ की मदद दी है और इस मदद के पीछे एजेंडा और मकसद यह है कि हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूर किया जाएगा, लेबनान की आर्मी को मजबूत किया जाएगा। जब पिछले दिनों इजराइल का हमला लगातार लेबनान पर हो रहा था और लेबनान की तरफ से जब हिजबुल्लाह जवाब दे रहा था और लेबनान की आर्मी जवाब नहीं दे रही थी, तो पूरी दुनिया में यही एक सवाल पैदा हो गया था कि क्या लेबनान के पास आर्मी नहीं है, क्या लेबनान की सिचुएशन और सूरत हाल फ़लस्तीन जैसी है, जिस तरह फ़लस्तीन के पास फ़ौज नहीं है, आर्मी नहीं है, क्या वही सच्चाई लेबनान की भी है। बाद में तफसील सामने आई, सच्चाई सामने आई कि लेबनान के पास आर्मी है लेकिन उस आर्मी के पास हथियार नहीं है, उस आर्मी के पास ताकत नहीं है, वो आर्मी इजरायली आर्मी से लड़ने की सलाहियत नहीं रखती है। इसलिए लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके लड़ते हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने वतन की हिफाजत करते हैं और इसीलिए हिजबुल्लाह को लेबनान की एक तरह से आर्मी माना जाता है। दुनिया भर की आर्मी भी यानी इंटरनेशनल फोर्स भी लेबनान में पाई जाती है। दुनिया के 40 से ज़्यादा ममालिक पर मुश्तमिल ये फ़ोर्स है, इसको अमन फ़ोर्स कहा जाता है। लेकिन ये फ़ौज भी इजराइल के हमलों को नहीं रोक पाती है। जब इजराइल हमला करता है ये आर्मी डर से पीछे चली जाती है और उस वक्त हिजबुल्लाह ही लेबनान की हिफाजत करता है। अब अमेरिका ने $23 करोड़ की मदद दी है लेबनान को और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के ख़िलाफ़ ही मदद है, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि जो टैक्स के पैसे आते हैं अमेरिकियों से, तो उसका पैसा अमेरिका पर ही खर्च किया जाएगा, अमेरिकी शहरियों पर खर्च किया जाएगा, किसी और मुल्क पर खर्च नहीं किया जाएगा। लेकिन वो पैसा लेबनान को दिया गया है और 23 करोड़ में से $19 करोड़ लेबनान की आर्मी पर खर्च किया जाएगा और $4 करोड़ लेबनान का जो इंटरनल मामला है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पर खर्च किया जाएगा। अब लेबनान की हुकूमत को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहाँ की आर्मी को मजबूत करे, हथियार बनाए, हथियारों को ख़रीदे और हिजबुल्लाह को ख़त्म करे। लेकिन क्या अमेरिका की तरफ से ये मदद मिल जाने के बाद लेबनान की हुकूमत और वहाँ की आर्मी हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देगी? ये सच्चाई ज़रूर है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। उधर जब शाम में बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई है और अहमद अशरा की सरकार बन चुकी है, तो हिजबुल्लाह को हथियार भी नहीं पहुँच रहा है। ईरान से हिजबुल्लाह तक हथियार पहुँचने का जो चैन था, सीरिया में हुकूमत बदलने के बाद वो सिलसिला और चैन ख़त्म हो चुका है। तो क्या इस इमदाद की वजह से हिजबुल्लाह की ताकत ख़त्म हो जाएगी? ये बहुत मुश्किल सवाल है। उधर हिजबुल्लाह के जो मौजूदा सरबराह और सेक्रेटरी जनरल है नईम कासिम, उनका 2 दिन पहले एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगी और हिजबुल्लाह को हथियार डालने की जो कोशिशें की जा रही है या हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह बनाने का जो एजेंडा है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। हिजबुल्लाह का क़याम इसलिए अमल में आया था कि वो इसराइल के हमलों से लेबनान की हिफाजत करे और जब तक इसराइल का वजूद है लेबनान पर इसराइल का हमला
ہوتا رہے گا، خدشہ باقی رہے گا اور حزب اللہ کا وجود بھی باقی رہے گا، حزب اللہ کے پاس ہتھیار بھی رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ آگے آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس لنک پر جیسے آپ کلک کریں گے ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی، وہاں ہمارا ممبرشپ کا پلان موجود ہے 99 299 499۔ کوئی بھی ایک پلان آپ لے لیجئے، سبسکرائب ناؤ پر کلک کیجئے، آگے اپنا نام لکھیے، فون نمبر لکھیے، ای میل آئی ڈی ڈالیے، آگے کے پروسیس کو فالو کیجئے۔ کسی بھی طرح کی کوئی دشواری آتی ہے ممبرشپ لینے میں تو آپ ہمیں کال کیجئے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل نہیں ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ ملت ٹائمز کی ویب سائٹ ہے، اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں۔ آپ جا کر گوگل پر سرچ کیجئے ملت ٹائمز۔ سوشل میڈیا پر پوسٹر کی شکلوں میں بھی خبریں شائع کرتا ہے، دوسرے فارمیٹ میں ملت ٹائمز پوری دنیا تک سچائی کو پہنچاتا ہے، اور میڈیا کا مضبوط ہونا ہم سب کا مضبوط ہونا ہے، تو آپ ملت ٹائمز کو مضبوط کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔